सर एक क्वेश्चन था। ठीक है। सर एक कॉन्सेप्ट बेसिकली मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ, वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो। नॉर्मली हम ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्मिनोलॉजी में दो तीन चीजें एक साथ यूज करते हैं, एक प्रोसेस, एक थ्रेड और एक टास्क। तो इन तीनों चीजों के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ये एक तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, नंबर एक। दूसरा सर, एक प्रोसेस आपने बताया कि एक प्रोसेस के अंदर सिंगल थ्रेड भी हो सकता है और मल्टीपल थ्रेड भी हो सकते हैं। तो अगर हम जैसे प्रोसेस की आपने पीछे स्टेट्स डिफाइन की हैं, अगर मैं ये कहूँ कि यार एक प्रोसेस है, उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड चल रहे हैं, जब तक वो थ्रेड कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तो वो प्रोसेस अपनी टर्मिनेशन की स्टेट में नहीं जाएगा, क्या ऐसा भी पॉसिबल है? और बिटवीन द थ्रेड भी कॉरेस्पॉन्डिंग होती है और बिटवीन द प्रोसेस भी कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, हाँ ऐसा बिल्कुल, पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखो ना, आप जब जैसे आपने 3-4 सवाल, 2 सवाल किए, मैं सारे सवाल जवाब देता हूँ शायद। थ्रेड्स जो है ना वो पहला सवाल क्या था कि प्रोसेस, थ्रेड और टास्क, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो प्रोसेस जो है ना, प्रोसेस के अंदर तो ये हो गया, प्रोसेस एक सिंगल एंटिटी होती है जो कि एग्जीक्यूट हो रही होती है। जैसे आपने देखा, मैंने एग्जांपल दी थी ना आपको क्रोम की। जी जी जी। तो क्रोम के अंदर अगर आपने क्रोम का टैब क्लिक कर लिया, वेब ब्राउजर क्लिक कर लिया, तो एक प्रोसेस चल गया। ठीक है, ठीक है सर। तो वो एक प्रोसेस चल गया। और मैं आपको स्लाइड में वो नहीं आ रहा पेन। तो अगर आपने क्रोम किया ना, क्रोम अगर आपने ओपन किया तो क्रोम क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, वो आपने ओपन कर दिया। अब क्रोम के अंदर अब आपने मुख्तलिफ टैब्स खोले, लेकिन एक वेबसाइट नहीं खोली, मल्टीपल वेबसाइट्स खोली। ठीक है, तो अब ये सारे प्रोसेस तो एक ही है क्या? ना, प्रोसेस एक ही है, लेकिन इसके अंदर अब मल्टीपल थ्रेड्स के जरिए ये सारे जो है ना वेबसाइट्स खुलेंगी। हम कहेंगे इसमें एक प्रोसेस किया, मल्टीपल थ्रेड्स है। क्या? ठीक है, तो इस तरीके। अच्छा, टास्क क्या है? ये आपने वेबसाइट खोली, इस वेबसाइट के अंदर जो है कुछ 10 चीजें हो रही होंगी। हर एक चीज एक टास्क है, हर इंस्ट्रक्शन एक टास्क है। ठीक है ठीक है ना, तो टास्क वो है। तो टास्क, थ्रेड और प्रोसेस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? सर, समझ में आ गया। आगे। जी जी जी, सही है। ठीक है, तो ये हो गया टास्क। मतलब टास्क ये होगा, यानी कि हर वेबसाइट में जो इंस्ट्रक्शन चलेंगी ना, यानी कि हर प्रोसेस के अंदर, हर थ्रेड के अंदर, सॉरी, हर थ्रेड के अंदर जितनी इंस्ट्रक्शन चल रही है, वो तो वो आपकी टास्क टास्क है। है। टास्क है, हाँ, वो टास्क है, वो ठीक है। टास्क है। ठीक है, और अगर आप क्रोम बंद कर दोगे क्या होगा? सारे थ्रेड बंद हो जाएंगे। सारे थ्रेड बंद हो जाएंगे, उससे एसोसिएट जितने थ्रेड है वो भी बंद हो जाएंगे, जितनी टास्क है वो भी सब बंद हो जाएंगे। बंद हो ठीक है, जाएंगे। ठीक। और अगर आपने, होता क्या है, वो एक्चुअली ऐसे बंद नहीं करता। वो एक, वो ना हायरार्की की, तो पहले वो सारे टास्क बंद कर देता है, फिर सारे थ्रेड्स बंद करता है, फिर आखिर में क्रोम बंद करता है। यानी कि वो ऐसे करता है, पहले चिल्ड्रन को खत्म करता है, फिर पेरेंट को खत्म करता है। तो ये पेरेंट प्रोसेस जाहिर है वो पेरेंट होता है। तो सही ये है। बात मैं बता रहा था आपको कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोसेस जो है ना सिंगल थ्रेड भी होता है। सिंगल थ्रेड का मतलब है कि उसके अंदर एक ही, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एक ही सेट चल रहा होता है, एक ही सिंगल थ्रेडेड होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो मल्टी थ्रेडेड भी होता है। जैसे एमएस वर्ड में, एक एग्जांपल आपके सामने गूगल क्रोम की सही आ गई। एक एग्जांपल आपके सामने एमएस वर्ड की भी। एमएस वर्ड में आप बहुत सारी फाइलें खोल सकते हो, वो सारे थ्रेड्स हैं उसके। प्रोसेस वो एक ही है एमएस वर्ड का, सही है। और सही सारे वो है। थ्रेड्स हैं। हर सर थ्रेड के इसका अंदर, मतलब ये हुआ कि हर थ्रेड में मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं, अपनी अपनी इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं। एक, सर ये जो आपने प्रीवियस स्टेट पढ़ाई थी, इसका मतलब ये हुआ प्रोसेस टर्मिनेशन की स्टेट में जब जाएगा तो उसके सारे थ्रेड भी क्लोज होंगे और उसके सारे टास्क भी क्लोज होंगे। जी बिल्कुल। प्रोसेस देखो, पेरेंट प्रोसेस जाहिर है वो पेरेंट एंटिटी होगा ना, जाहिर है जब तक थ्रेड चल रहे हैं, तो जब तक सारे चिल्ड्रन उसके थ्रेड्स खत्म नहीं होंगे उस वक्त तक प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है। ठीक है सर, कोई प्रोसेस बगैर थ्रेड के भी हो सकता है? नहीं, बगैर थ्रेड के नहीं हो सकता। बगैर थ्रेड का मतलब है कि उसमें काम ही नहीं हो रहा। एम्प्टी, अच्छा। एम्प्टी प्रोसेस है, यानी कि उसमें कोई काम नहीं हो रहा हो। काम का मतलब थ्रेड का, थ्रेड हम एक्चुअली कर रहे हैं कि ये कोई सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उसको हम एक थ्रेड कह रहे हैं। तो अगर कोई
इंस्ट्रक्शन चलने की है ही नहीं उसमें, तो फिर वो प्रोसेस बेमानी रह जाता है, फिर वो कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक, थैंक यू। और क्या सवाल था इसके बाद आपका? कोई और क्वेश्चन भी था ना जहांगीर, आप क्या कर रहे सर थे? एक ये सर एक और क्वेश्चन ये था बेसिकली, मैं तंग कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा नहीं कि नहीं, आप सवाल करो, ये अच्छे सवाल किए थे आपने, अच्छे क्लियर होते कॉन्सेप्ट। सर बिटवीन द थ्रेड्स भी आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही होती है, और मतलब ये मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं और मल्टीपल प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि बिटवीन द प्रोसेस आपके थ्रेड एक दूसरे के साथ जो है ना वो कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग चल रही है उनकी। थ्रेड्स आपस में एक दूसरे के साथ करेस्पॉन्डेंस भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कितना ज्यादा उसको जो है वो। अदर देन डिफरेंट प्रोसेस, जबकि प्रोसेस उसके दोनों के डिफरेंस है, डिफरेंट है। देखिए प्रोसेस, देखिए आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट की चीजें आपस में एक दूसरे के साथ काफी लिंक्ड है, देखा है ना? जैसे माइक्रोसॉफ्ट का बिल्कुल एमएस वर्ड है, पावर एमएस ऑफिस ही आप देख लो, तो कोई फाइल आप ठीक है। एक्सेल की फाइल आप खोल सकते हो पावर पॉइंट में मिल जाती है। कभी करा है ऐसा? जी एक्सेल पावर पॉइंट जी में जी भी बिल्कुल ओपन हुआ कर। तो इस तरह से एमएस वर्ड के अंदर आप देखो कोई इस तरह से पावर पॉइंट में एक दूसरे के साथ ये प्लगइन्स मौजूद है। कहने का मतलब ये कि वो प्रोसेस यानी वो करता होता है क्या, थ्रेड्स आपस में या मल्टीपल प्रोसेस भी कम्युनिकेशन करते हैं, और विद इन द प्रोसेस थ्रेड भी आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ये इसके बाकायदा जी आगे हम जी पढ़ेंगे, यही चीज पढ़ेंगे, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन वो कैसे होती है, उसका भी पूरा एक रूल है, और वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसी चैप्टर में आएगा। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पर दिखाया गया है प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन इन लिनक्स। ठीक है, तो लिनक्स सिस्टम के अंदर जो है प्रोसेस को कैसे देख सकते हो आप, तो वो यहाँ पर थोड़ा दिखाया गया। ज़ाहिर है लिनक्स से यूज टू शायद नहीं होंगे आप लोग, लेकिन वो एक्चुअली होता यही है, सी का स्ट्रक्चर ही यूज करता है। हम बुक में ही एग्जांपल दी थी, तो मैं यही सोचा कि एग्जांपल्स देनी चाहिए ताकि जो है चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जैसे सी का, इसके अंदर सी का स्ट्रक्चर ही यूज हुआ है, तो हर अभी आपको दिखाऊंगा आगे, हर प्रोसेस की प्रोसेस आईडी होती है। ठीक है, यानी कि एक आईडी मिलती है हर प्रोसेस को, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसी आईडी के जरिए से जो है ना प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है। तो प्रोसेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोसेस आईडी होती है, और लॉन्ग स्टेट है या शॉर्ट स्टेट प्रोसेस है, स्टेट ऑफ द प्रोसेस यहाँ पर शो हो रहा है, स्केड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, टाइम स्लैश कितने मिली सेकेंड एक प्रोसेस को मिलेंगे। और ये मतलब ये चीजें होती है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोडिंग कर रहे हो, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड दिखाया है ये। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से किसी प्रोसेस को देख रहा है, तो वो एक्चुअली पूरा कोड लिखा हुआ है उसके पीछे। तो इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसके अंदर जो है वो पेरेंट प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, चिल्ड्रन प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हेड चिल्ड्रन प्रोसेस कौन सा है, तो यहाँ पर दिखाया पेरेंट चिल्ड्रन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की फाइल्स कौन सी हैं, यानी कौन कौन सी फाइल्स ओपन है, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन, मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस ले रहा है, एड्रेस स्पेस ऑफ दिस प्रोसेस, मेमोरी में कितनी स्पेस ले रहा है। तो ये सारा कोड लिखा हुआ होता है बकायदा। ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होता है, वो एक प्रोग्राम ही होता है ना एक्चुअली, मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक्चुअली प्रोसेस के बारे में ये सारी चीज़ें जो है ना वो दिखाई गई है कि ये इस तरीके से मेंटेन हो रही होती है। और ये जो है लिनक्स का एक थोड़ा सा आपको, मतलब लिनक्स के अंदर बैकग्राउंड में वो सारे काम प्रोसेस से रिलेटेड जो है वो उसका एक स्नैपशॉट दिखाया है उसके कोड का। और करंटली जो एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोसेस वो ये है। ठीक है, और प्रोसेस जो है वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, वो बैक एंड फोर्थ मूव कर सकता है। तो ये थोड़ा सा व्यू दिखाया था, मतलब एग्जांपल के तौर पे लिनक्स के हवाले से। अच्छा, ये प्रोसेस स्केड्यूलिंग कैसे होती है? ठीक है, यानी कि जाहिर है प्रोसेस चलाने हैं, एक प्रोसेस तो नहीं है ना, सैकड़ों प्रोसेस होते हैं, बल्कि हजारों प्रोसेस होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप बात करें, विंडोज के अंदर ही आप ले लें, विंडोज के अंदर हजारों प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। तो उसकी स्केड्यूलिंग होती है कि भाई कौन सा प्रोसेस कब चलेगा। सब जाहिर है प्रोसेसर सारे प्रोसेसेस को एक साथ थोड़ी चला सकता है, लेकिन स्केड्यूलिंग करके वो सबको चलाया जा सकता है। तो प्रोसेस की स्केड्यूलिंग होती है, और उसका फायदा होता है बहुत। ठीक है, स्केड्यूलिंग का बहुत फायदा होता है। जैसे लिखा हुआ है मैक्सिमाइज सीपीयू यूज। ठीक है, सीपीयू आपका मैक्सिमम यूजेज पे चला जाता है। अब आपने कोर आई 7 लगाया हुआ है, ठीक है, कोर आई 9 है, कोर आई 7 है, और 10 जनरेशन है, और उसकी बहुत अच्छी स्पीड है, कई गीगाहर्ट्ज पर है। अब लेकिन अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वन बाय वन चला रहा है प्रोसेस को, पहले पहला प्रोसेस कंप्लीट हो जाए,
फिर दूसरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो सीपीयू तो कभी भी अपनी मैक्सिमम स्पीड पे जाएगा नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत हेल्पफुल होता है, वो ऐसी स्केजुलिंग करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है प्रोसेस को मिलता रहे, यानी कि प्रोसेसर जो है ना, प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू, वो हर वक्त बिजी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहे, ताकि वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे जाए और जल्दी जल्दी सारे टास्क कंप्लीट हो जाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर बहुत हेल्प करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हेल्प ना करे तो प्रोसेसर अपनी मैक्सिमम स्पीड पे जा ही नहीं सकेगा। तो अच्छे प्रोसेसर आपने लगा भी दिया, फायदा नहीं होगा अगर आपने अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लगाया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सपोर्ट करता है प्रोसेसर की थ्रूपुट को जो है सही तरह से यूटिलाइज करने के लिए। तो यहाँ पर ये बात लिखी है, मैक्सिमम सीपीयू यूज क्विकली स्विच प्रोसेसेस ऑन टू सीपीयू फॉर टाइम शेयरिंग। ठीक है, तो होता ये है कि सीपीयू को स्विच करता है टाइम शेयर, यानी कि इन बिटवीन प्रोसेसेस, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 4 है, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देता है और इन बिटवीन प्रोसेसेस जो है स्विचिंग होती है। ठीक है, प्रोसेस स्विचिंग होती है अमंग दी प्रोसेसेस, और उसी को कहते हैं कि मतलब उसको हम कहते हैं टाइम शेयरिंग। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम सारे प्रोसेस को मिलता है और इससे होता है, इसके नतीजे में होता है क्या, सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं और सीपीयू जो है वो भी मैक्सिमम बिजी रहता है। एक सवाल आया है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी लैंग्वेज पर बेस्ड है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी लैंग्वेज पर बेस्ड है? ठीक है, ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिखे जाते हैं ना वो वैसे सी प्लस प्लस पे लिखे जाते हैं। असेंबली लैंग्वेज पे भी काफ़ी काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। सी प्लस प्लस पे ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, लिनक्स जो है पूरा सी पे लिखा गया है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि माइक्रोसॉफ्ट का है ना, वो सी प्लस प्लस के अंदर भी लिखा गया है और असेंबली लैंग्वेज भी यूज़ हुई है उसमें। तो ये हर एक का अलग है। जावा जो है, जावा का अंदर जावा जावा का अपना ही वो है। जावा के अंदर भी वैसे बैकग्राउंड के अंदर असेंबली लैंग्वेज है, लेकिन उसका अपना बाइट कोड है, अपनी जावा वर्चुअल मशीन है, वो अपना बेसिकली यूज कर रहा होता है। खैर वो तो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, लेकिन उसका जो रन टाइम एनवायरनमेंट है ना, वो भी एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। बहरहाल ये अलग अलग लैंग्वेजेस के ऊपर बेस कर रहा होता है। इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं? इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, यानी जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम एक पूरा, ये पूरा बाकायदा प्रोग्राम बनाया जाता है ना, ये एक आदमी नहीं बनाता बल्कि पूरी टीम होती है जाहिर है। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है और लिनक्स के मुख्तलिफ वर्जन हैं, तो जाहिर है वो सारी चीज़ें जो है देखते हैं कि भाई वो आप फाइल कैसे, फाइल सेविंग का मैकेनिज्म देखते हैं, प्रोसेसिंग का, शेड्यूलिंग वगैरह। असल में होता है क्या है, लिनक्स ने ना ओपन सोर्स दिया हुआ है, लिनक्स का पूरा कोड आपको जो है ना उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, पूरा कोड। ठीक है, यानी कि दूसरे लफ्जों में लिनक्स के अंदर आप कोई चेंजेस करना चाहो ऑपरेटिंग सिस्टम में, आप कर सकते हो अगर आप उनका कोड समझ लो और उनके कोड के अंदर कोई चेंज करके आप कोई नई चीज़ करना चाहो, आप कर सकते हो। लिनक्स वालों ने ओपन सोर्स किया, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ओपन सोर्स नहीं किया, बल्कि उनके पास ही ये पूरा कोड, वो अपना आपको इंस्टॉलेशन के लिए जो आपको दे देंगे, लेकिन पूरा कोड आपके सामने नहीं करते। माइक्रोसॉफ्ट वाले कहते हैं लाइसेंस, वो लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ज़ाहिर है आपको परचेज करना होगा, वो उससे कमाते हैं। लेकिन लिनक्स वाले जो है वो कहते हैं कि लोग ही इसके अंदर डेवलपमेंट करते रहें और उसकी वजह से नए नए वर्जन बने, और कोई अगर लाइसेंस करना चाहे किसी लिनक्स के वर्जन को, जैसे रेड हार्ट लिनक्स है, वो लाइसेंस वर्जन के अंदर भी आता है, वो उसको बेचते भी हैं वो। तो उन्होंने लिनक्स का फ्लेवर है रेड हार्ट लिनक्स, लेकिन उन्होंने उसको अपना ये अपना जो है वो अपना कस्टमाइज करके अपना काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बनाया रेड हार्ट लिनक्स, तो वो वर्जन बनाया और दिया है तो मार्केट में। लेकिन बहरहाल ये इस तरीके से होता है सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे सीपीयू जो है ना अपनी मैक्सिमम लिमिट में पहुंच जाए, ये स्केजुलिंग के जरिए पॉसिबल होगा। और ये ज़ाहिर है स्केजुलिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा अपने एंड पे। प्रोसेस स्केजुलर सिलेक्ट्स अमंग अवेलेबल प्रोसेसेस फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑन सीपीयू। तो एक्चुअली वो ये भी प्रोसेस स्केजुलर एक प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया जाता है। वो करता यही है कि अगले जो है वो, यानी कि सीपीयू के अंदर नेक्स्ट जो प्रोसेस कौन सा आएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, तो ये काम होता है प्रोसेस स्केजुलर का। और प्रोसेस स्केजुलर क्या करता है, कई तरह की क्यूज बनाता है, स्केजुलिंग क्यूज बनाता है। ठीक है, तो मेंटेन्स स्केजुलिंग क्यूज ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, प्रोसेसेस की स्केजुलिंग क्यूज बनाता है। वो कैसे बनाता है? एक बनती है जॉब क्यू। तो जॉब क्यू का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल प्रोसेस इन द सिस्टम, सिस्टम में जितने प्रोसेस हैं। ठीक है, अभी वो रैम में नहीं है, अभी वो रैम में नहीं है, लेकिन इनको अभी उनको एग्जीक्यूट करना है।
तो जब वो इनको एग्जीक्यूट करना है, यानी कि रैम में आने से पहले उनकी क्यू बना ली जाती है। जैसे प्रोसेस 1 है और ये आपकी रैम है, अभी रैम खाली है फॉर एग्जांपल, रैम में अभी कोई भी प्रोसेस नहीं है, ठीक है। और ये रैम के बाहर जो है वो प्रोसेस जो है वो आना शुरू हो गए, और ये प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ठीक है। तो रैम के बाहर ये प्रोसेस आ गए, लेकिन ये अभी जो है वो रैम में नहीं है, लेकिन इनकी क्यू बन जाएगी, इनकी क्यू बन जाएगी, ठीक है। इस क्यू को हम क्या कहेंगे, दिस इज जॉब क्यू। जॉब क्यू कह लो, प्रोसेस क्यू कह लो, बुक में जॉब क्यू का लफ्ज ज्यादा मशहूर होता है। तो जॉब क्यू बन गई, ठीक है। सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन द सिस्टम, जितने सिस्टम के अंदर प्रोसेस रन होने हैं। इसकी आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अभी आपने सिस्टम अपना ओपन किया, ठीक है, आपने स्टार्ट का बटन दबाया अपने कंप्यूटर का, तो अभी तो विंडोज नहीं आएगी ना शुरू में, अभी विंडोज थोड़ी आएगी, अभी तो शुरू में बूटिंग प्रोसेस चलेगा, बूटिंग प्रोसेस चलेगा। तो होता क्या है कि पूरी विंडोज को एक्चुअली रैम में आना होता है, ठीक है। तकरीबन विंडोज का बहुत बड़ा पार्ट रैम में आता है, तो वो सारे जॉब क्यू में आ जाते हैं। ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं विंडोज के अंदर, जितने भी प्रोसेस हैं, वो सारे वेटिंग मतलब जॉब क्यू में होते हैं, और वन बाय वन सबको जो है वो रैम के अंदर लोड कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं जॉब क्यू, ठीक है। तो जाहिर है पहले रैम, फिर जैसे ही ये तो होगी जॉब क्यू। फिर अगला स्टेट कौन सा है, अगला क्यू कौन सा है, रेडी क्यू। जॉब क्यू के बारे में बात कर ली, अब रेडी क्यू का सवाल है। सर जेंटो लिनक्स अच्छा का सेम पर्पस होता है जो लिनक्स का होता है? देखिए लिनक्स लिनक्स जो है ना, वो जब लिनक्स के हमने आपको शुरू में बताया ना, कर्नल की बात बताई थी, कर्नल। तो एक्चुअली लिनक्स का कर्नल का कोड उन्होंने रख दिया है ओपन सोर्स। वेबसाइट पे लिनक्स की जाएंगे, आपको पूरा सोर्स कोड मिल जाएगा, तो कर्नल का कोड है। तो जो भी बनाना चाहे उस पर कस्टमाइज करके उसके ऊपर काम कर सकता है कर्नल के ऊपर। तो अपना वर्जन आप लिनक्स का बना सकते हो, कर्नल आपके पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर चीज़ है अंदर की वो आपके पास है। ऊपर का शेल आप अपना बना दो, ठीक है। जैसे यूबंटू लिनक्स अलग है, रेड हैट लिनक्स अलग है, फेडोरा लिनक्स अलग है। उन्होंने क्या किया है, शेल को चेंज कर दिया है, ऊपर का शेल चेंज है, लेकिन कर्नल सबका सेम है। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे क्या कितनी तरह की क्यूज होती है, ठीक है। तो जॉब क्यू आपको समझ में आ गया कि अभी वो रैम में आई नहीं है, बल्कि रैम से बाहर है। रेडी क्यू जो है ना, रेडी क्यू का मतलब क्या है, अब ये रैम में आ रही है। पहले P1 रैम में आएगी, ठीक है, पहले P1 रैम में आ गई, फिर P2 रैम में आ गई, फिर P3 रैम में आ गई। अब ये रैम में आना शुरू हो गई, अब ये रैम में आना शुरू हो गई, ये रैम में आ गई है, ठीक है। और जब ये रैम में आ गई ना, तो ये हम कहेंगे ये रेडी क्यू है, ये रेडी क्यू है, रेडी क्यू है। अभी रैम में तो आ गई है, लेकिन अभी वेट कर रही है, एग्जीक्यूट होने के लिए वेट कर रही है। अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुई है, लेकिन रैम में आ गई है। ये जॉब क्यू हो गई, जो कि अभी रैम में भी नहीं आई। ये जॉब क्यू हो गई। जॉब क्यू का मतलब क्या है कि अभी इस वक्त ये रैम में भी नहीं है। जबकि ये जो है ना, ये रेडी क्यू है, ये रैम में आ गई है, लेकिन अभी एग्जीक्यूट ये भी नहीं हुई है, लेकिन एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हो गई, ये रेडी क्यू है, ठीक है। फिर इसके बाद है डिवाइस क्यू। डिवाइस क्यू, सेट ऑफ प्रोसेसर वेटिंग फॉर एन आईओ डिवाइस, ठीक है। यानी कि ये जो डिवाइस क्यू है, ये जो है ये अलग प्रोसेस, यानी कि ये वो क्यू होती है अगर किसी प्रोसेस को रन होने के लिए अगर आईओ की जरूरत हो, आईओ डिवाइस की जरूरत हो, इनपुट आउटपुट। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 2 फॉर एग्जांपल इसमें आपने प्रिंट आउट भेजा है, प्रोसेस 2 जो है ना प्रिंट आउट भेजा है। प्रिंट आउट भेजना भी तो एक प्रोसेस होता है ना। अब प्रिंट आउट भेजने के लिए प्रिंटर चाहिए ना, तो आउटपुट डिवाइस चाहिए। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इस हम कहेंगे P2 के साथ जो है ना आईओ डिवाइस एसोसिएटेड है, P2 के साथ आईओ डिवाइस एसोसिएटेड है। तो डिवाइस क्यू एक अलग बनती है प्रोसेस की। डिवाइस क्यू के कौन कौन से प्रोसेस ऐसे हैं रैम के अंदर जिनके साथ फॉर एग्जांपल आईओ डिवाइसेस एसोसिएटेड है, उनकी अलग क्यू बनती है, और उनको कहा जाता है डिवाइस क्यू, ठीक है। यानी कि इनके साथ कोई डिवाइस एसोसिएटेड है, इन प्रोसेस के साथ कोई आईओ डिवाइस एसोसिएटेड है, जिसको जो है वो उस प्रोसेस के साथ जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली डील करेगा, और वो डिवाइस भी उसके साथ इसको एक्टिव करके देगा, डिवाइस की कम्युनिकेशन उसको करा के देगा। यानी कि आप एमएस वर्ड से कोई प्रिंट आउट भेजते हो, तो एमएस वर्ड एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस प्रिंटर को एक्सेस करेगा। तो ये एक्सेस करवाने के लिए डिवाइस क्यू से वो डिवाइस क्यू में वो सारे प्रोसेस रखे जाएंगे जो कि डिवाइस तक आपको पहुंचा के दें, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है कि वो डिवाइस क्यू भी उसके अंदर बनती है, जिसके अंदर वो सारे प्रोसेस जिनके साथ डिवाइस का ताल्लुक हो
इनपुट या आउटपुट, उनकी अलग क्यू बनाई जाती है। तो प्रोसेस माइग्रेट अमंग द वेरियस क्यूज। ठीक है, तो प्रोसेस जो है, कभी कभी प्रोसेस जो है वो जॉब क्यू में होता है, रेडी क्यू में भी आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है रेडी क्यू से निकल कर दोबारा जॉब क्यू में आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है जॉब रेडी क्यू से वो डिवाइस क्यू में आ जाए। कभी कभी डिवाइस क्यू से वो रेडी क्यू में चला जाता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि प्रोसेस जो है ना वो माइग्रेट कर सकते हैं, अलग अलग क्यूज में प्रोसेस जो है वो जा सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो सवाल स्लाइड में तो पूछ सकते हैं। नो सर। सर पीसीबी में और फिर प्रोसेस स्केजुलिंग में क्या फर्क हुआ, प्रोसेस स्केजुलर में? स्केजुलर में स्केजुलिंग हो रही है ना, जॉब पीसीबी में क्यू थोड़ी बन रही है, जॉब क्यू बना रहा है, रेडी क्यू बना रहा है, डिवाइस क्यू बन रही है, क्यूज बन रही हैं। जॉब ठीक है। पीसीबी में तो सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है कि आपका जो है ना, पीछे मैं आपको दिखाएगा, ये आपका प्रोसेस का स्टेट कौन सी है, प्रोसेस की स्टेट कौन सी है, प्रोसेस का नंबर कौन सा है, प्रोग्राम काउंटर कौन सा है, रजिस्टर, यानी कि प्रोसेस जो चल रहा है उसकी उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन वो पीसीबी में होती है। स्केजुलिंग यहाँ नहीं हो रही। सही है, ठीक है सर। सर नमाज का ब्रेक लेना सर। नमाज का ब्रेक हाँ लेते हैं, हमारे यहाँ 8:30 बजे क्या है। होगा फैजान, बस हो गई? तो थोड़ी देर हम 10 मिनट के बाद ले लेते हैं। सर अभी हो रही है 8:30 पे, 8:30 पे। हाँ 8:30 पर है ना, तो अभी तो टाइम है काफी। ओके। थोड़ा सा हम करीब पहुंच के फिर ले लेंगे ब्रेक, वरना ब्रेक लंबा हो जाएगा। सर फैजान को सर वो इमाम साहब को जगाने जाना है ना। नहीं नहीं, मेरे इलाके में जल्दी हो जाती है ना यार। नहीं, कहीं कहीं जल्दी भी हो जाती होगी नमाज, यही बात है। इमाम साहब तो आप हो यार कि नहीं? नहीं सर अभी भी हो रही है यहाँ पर। चले आगे चलते हैं। शाम की क्लास में भाई ये प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, चीजें तो होती है ना, नमाज तो पढ़नी है ना। अच्छा ये अभी 8:15 होने वाले हैं। ये देखो यहाँ पर रेडी क्यू एंड वेरियस आईओ डिवाइसेस क्यूज। अब इसमें आपको और अच्छा अंदाजा हो जाएगा इस स्लाइड पे। ये बड़े गौर से देखो आप सारी चीजें जो दिखाई जा रही है ना। मैं इससे प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा, असाइनमेंट भी बनाऊंगा। तो ये चीजें अगर आपको सही सर एक चीज मैंने पूछनी है। हाँ 1 मिनट में बात पूरी कर लो। आप लोग अच्छा ये इसको गौर से देखो, प्रोजेक्ट असाइनमेंट सब बनेंगी इसमें से। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, चीजें क्लियर नहीं होंगी, आगे आपको खुद ही एंड पे मसला होगा कि समझ में नहीं आ रहा होगा क्या चीजें हो रही है। तो जो कुछ लोगों ने बहुत अच्छे सवालात किए, तो उसमें चीजें क्लियर हो जाए वो ज्यादा अच्छा है, बजाय ये कि आपने ऐसे ही समझ लिया और आगे आगे फिर इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया या तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। आप क्या सवाल कर रहे थे, करें? सर मैं ये पूछा था, जिस तरह से आपने आईआईसीटी के अंदर हमें प्रोजेक्ट और क्विज़ वगैरह दिए थे, तो वही सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो करेंगे या मतलब के अलग होगा? इसमें ना देखो अभी ऑनलाइन चल रहा है मामला, ऑनलाइन के अंदर सारी चीजें स्पेशल बनती हैं। ठीक है। स्पेशल का मतलब ये है कि ऐसी हम सवाल क्विज़ ऐसा बनाएंगे, और मैं क्विज़ जो है ना मतलब कोशिश लाइक करके, सिनेरियो बेस्ड आपने लाइक उस टाइम किया था आईआईसीटी में ना? नहीं मैं क्विज़ ना बनाऊंगा, क्विज़ वो करूंगा, मैं आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्विज़ बनाऊंगा। और वो सारे के ना सारे आपके क्विज़ होंगे गूगल फॉर्म पे, गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा मैं आपको और टाइम दूंगा। ठीक, वो तो सर वो तो उसी टाइम पे ही करने का होगा ना? ये उसी टाइम पे करने, क्लास के अंदर ही आपको टाइम मिल जाएगा, जैसे 15 मिनट 20 मिनट ऐसे आपको टाइम मिल जाएगा। और उस लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा फेसबुक ग्रुप पे, या नहीं वहाँ रख दूंगा एलएमएस पे। तो एलएमएस पे आप जाके जो है ठीक वो आप लिंक क्लिक करके आप अपना क्विज अटेम्प्ट करिएगा। और इस तरह से कुछ तो ऐसे ही होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे इंशाल्लाह। और वो उसमें सहूलत भी रहती है और वो अटेम्प्ट करके वो ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके अलावा जो है वो असाइनमेंट जो है वो सिनेरियो बेस्ड होंगी, वो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, असाइनमेंट सिनेरियो बेस्ड होंगी। और प्रोजेक्ट ठीक आपका है। सारा जो है वो प्रोग्रामिंग बेस्ड होगा, यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो है मैं प्रोजेक्ट के अंदर कोशिश ये करूंगा आपको चीज़ें करने को कहूँ, लेकिन उसके कोशिश ये करूँगी कि उसका रेफरेंस भी आपको मिल जाए ताकि हेल्प मिल जाए कि कैसे करना है। सही है सर। सर उसमें तो आईआईसीटी में तो आपने एचटीएमएल पे हमें बोला था। हाँ वो HTML में आपको बोला था, थोड़ा मैंने HTML आपको
थोड़ा सा उसका एक लेक्चर में भी बता दिया था उसका थोड़ा सा, और फिर आपको मैंने गाइडेंस दे दी थी उसकी। और यहाँ पर जो एक्चुअली वो ना आपको कोई स्पेसिफिक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपको फोर्स नहीं किया जाएगा, आपकी मर्जी है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर लें और जहाँ से आपको आसानी लगे, और बस वो चीज़ जो आपको बनाने को कही जा रही है वो आप बना के बस दिखा दीजिएगा, डिमोन्स्ट्रेट। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा ये देखो, ये हम बात कर रहे थे रेडी क्यू की, और यहाँ पर हेडिंग दी है रेडी क्यू एंड वेरियस आईओ डिवाइस क्यूज। ठीक है, तो कुछ रेडी क्यू के बारे में देखें, कुछ डिवाइस क्यू के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये रेडी क्यू है, रेडी क्यू का मतलब है जाहिर है रैम में आ चुका है, तो रैम में आ गया। अच्छा ये क्यू जो मेंटेन होती है ना, आपने डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया ना सबने, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया आप सबने? लिंक लिस्ट तो पढ़ लिया, लिंक लिस्ट किसे कहते हैं, लिंक लिस्ट? नहीं सर, नहीं पढ़ा? सर अभी सिर्फ हमने एरेज पढ़े हैं और डेटा टाइप्स पढ़ी हैं और क्या कहते हैं एसक्यूएल सर्वर पढ़ा और विंडोज फॉर्म। नहीं, आपका इस सेमेस्टर में आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो आप? नो सर, विंडोज फॉर्म पढ़ रहे हैं अभी हम। नहीं, डेटा स्ट्रक्चर आपने अभी तक पढ़ा नहीं सब्जेक्ट? सर डेटा स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में था उसके अंदर, लेकिन एरेज तक पढ़ा था हमने, ये लिंक लिस्ट और बाकी की जो सारी डेटा टाइप्स होती हैं वो नहीं पढ़ी अभी। अच्छा, नहीं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम में वही यूज होता है जब खास तौर पे हम बात कर रहे होते हैं मेमोरी की और प्रोसेस मैनेजमेंट की, तो लिंक लिस्ट ही यूज होता है। तो लिंक लिस्ट का मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ दे देता हूँ। लिंक लिस्ट के अंदर जैसे होता यही है कि ये एक नोड हो गई, ये दूसरी नोड हो गई, ये तीसरी नोड हो गई, ठीक है, मल्टीपल नोड्स होती हैं, और हर नोड के अंदर जो है ना इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये ए है फॉर एग्जांपल, ए नोड है। अब अगली नोड जो होगी, अच्छा ये इसके ऊपर एड्रेस लिख देता हूँ मैं, एड्रेस नंबर फॉर एग्जांपल 5, एड्रेस नंबर 10, एड्रेस नंबर 8, ये मेमोरी के एड्रेस है फॉर एग्जांपल, मैंने लिख दिए, वैसे हेक्सा में होते हैं। तो मैंने लिखा ए के बाद जो है अगला एलिमेंट, ये पिछले एलिमेंट की बात हो रही है, ये पिछला है, पिछला कोई भी नहीं है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ये होगा, जाहिर है पिछला कोई भी नहीं है। और अगला एलिमेंट जो अगला एड्रेस होगा, एड्रेस जो है ना वो 8 पर है, अगला एलिमेंट 8 पर है। ए पहले एक्सेस किया, ए इन्फॉर्मेशन पार्ट है, ए एक्सेस किया, अगला किस पर है, 8 पर, 8 पर गए, वहां पर आपको मिला बी, ये बी मिला। पिछला कौन सा है इसका, 5, यानी कि पिछले का मतलब क्या है कि आप 5 पे जाओगे, 8 से 5 पे जाओगे तो 5 पे तो दोबारा कहाँ पहुंच जाओगे, ए पे, पिछले एलिमेंट पे पहुंच जाओगे। और अगला कौन सा है, अगला इसने बता दिया 10, ठीक है ना। 10 का मतलब क्या है कि ये वाला एलिमेंट इस पे आ जाएगा, यहाँ पर आएगा सी, और इससे पिछला एलिमेंट कौन सा था, 8, यानी कि 8 पे जाएगा तो बी पे पहुंच जाएगा वहां, और इसके आगे कोई भी नहीं है, नल पॉइंट है। तो ये लिंक लिस्ट बन गई। लिंक लिस्ट के अंदर आप देखो, पहले आपने एक्सेस किया, ये लिंक लिस्ट एक्चुअली क्या दिखा रही है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और लिंक लिस्ट में पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है ए के बाद अगला एलिमेंट कौन से एड्रेस पर है मेमोरी के, वो बताया। उस मेमोरी के उस एड्रेस पर जाओगे तो अगला एलिमेंट मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद उससे अगले पे जाना है तो उससे अगले एड्रेस पे जाओगे तो उससे अगला मिलेगा। पिछले पे जाना है तो पिछले पे जाओगे, 8 पे जाओगे तो पिछला मिल जाएगा, इससे पिछले पे जाना है तो 5 पे जाओगे, उससे पिछला मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर डेटा है ना, इस डेटा स्ट्रक्चर से रखा जाता है, लिंक लिस्ट के तरीके से डेटा स्ट्रक्चर से रखा जाता है मेमोरी के अंदर। ये क्लियर हो गया? लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए जो है ना वो यही डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, और रैम के अंदर इसी डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू जो है चीजें रखवाई जाती है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है लिंक लिस्ट से, क्योंकि मैं यहाँ से हट जाऊंगा, ये सब मिट जाएगा। नो सर। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि हेडर क्यू है, तो इसमें एक हेड होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है लिंक लिस्ट का, एक टेल होता है यानी कि एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो रेडी क्यू का आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि रेडी क्यू का हेड और टेल, ठीक है। हेड का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और टेल का मतलब ये आखिरी पॉइंट, यहाँ पर आपकी लिंक लिस्ट खत्म हो रही है, ये रेडी क्यू हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर दिखा हुआ है कोई ये आईओ क्यू है, आईओ डिवाइस क्यू। आईओ डिवाइस क्यू का मतलब क्या है, जैसे मैग्नेटिक टेप जो है आपकी, जैसे फ्लॉपी ड्राइव वगैरह,
उसकी लिंक लिस्ट बनेगी, हेड और टेल उसका है। ये मैग्नेटिक टेप यूनिट 1, पहली मैग्नेटिक टेप की ड्राइव है, ये दूसरी मैग्नेटिक टेप की ड्राइव है। मैग्नेटिक टेप यूनिट, ये यूनिट 0 है, ये यूनिट 1 है, दोनों मैग्नेटिक टेप है। ये उसकी लिंक लिस्ट है, इसका हेड और उसका टेल होगा। फिर ये डिस्क यूनिट 0, ये हार्ड डिस्क की बात हो गई। हार्ड डिस्क के अंदर ये स्टार्ट हो रहा है PCB 3 से और खत्म हो रहा है ये टेल इसका ये रहा PCB 16 पे। तो ये सारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स हैं, ये इस सीक्वेंस में चलेंगे, पहले ये प्रोसेस चलेगा, फिर ये प्रोसेस चलेगा, फिर ये आखिर में ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, ये हेड और टेल सारे इस तरह से। ये टर्मिनल यूनिट है, ठीक है, टर्मिनल यूनिट है, यानी कि ये इसका कोई नेटवर्क की बात हो रही है, इसके टर्मिनल 0, इसके अंदर भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। तो इस तरह से ना क्यू मेंटेन होती है। और ये क्यू जो है ये रेडी क्यू और डिवाइस क्यू के यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखा दिया गया। ठीक है, अच्छा अब जी, टेल का क्या फंक्शन है सर? टेल का मतलब है जहाँ लिंक लिस्ट खत्म हो रही है, जो मैंने पिछली स्लाइड, जो मैंने क्रॉस बना के दिखाया था ना आपको, जहाँ पर अगला एलिमेंट कोई भी नहीं है, वो टेल है। ठीक है सर। अच्छा, अब ब्रेक ले लेते हैं मेरे ख्याल में। यस सर। 8:23 दिखा रहा है मुझे, तो जी सर ब्रेक ले लेते हैं, टाइम बता 5-7 रहा मिनट रह गए, तो 5-7 मिनट रह गए, नमाज पढ़ के फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। सही है सर 8:40 पे या 8:30 पे? हम कंटिन्यू करेंगे 8:45 के बाद ही, तकरीबन 8:50 से पहले इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ओके सर सर। क्लास तो तकरीबन 9:45 तक के ना? क्लास हम तकरीबन कोशिश करेंगे 9:30 तक हो जाए, वरना थोड़ा सा ऊपर चल जा सकता है, 9:45 के करीब जा सकता है। ओके सर। ठीक है।